हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का है। महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर आप महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो ये उनके लिए खास करके, बट अगर आप किसी और भी स्टेट के हो, जैसे आप कर्नाटका बोर्ड के हो या गुजरात बोर्ड है आपका, या उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या किसी और भी बोर्ड के हो, तो आप सब भी इसको लास्ट तक का देख लेना, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रखा है वो हर एक स्टेट में वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने सारे पेपर देख करके रखा है, तो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप लाइटली नहीं लेना, हल्के में लेंगे तो आप मत देखो चलेगा, बट आप जब देखोगे और पता चलेगा आपको कि एग्जाम के बाद हाँ ये सर आपने सही बोले थे, तो आप समझेंगे उस वक्त, ठीक है ना। तो आप सब क्या करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ भी मैं आपको कहां से प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे कि पहले मैंने कहा कि महाराष्ट्र बोर्ड का है, फिलहाल अभी ये महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर है, बट ये सारे स्टेट में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्माकोलॉजी का पेपर है, और ये पेपर पहले तो स्क्रीन पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये पेपर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना मैं पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आंसर के साथ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर इसमें क्या करना है क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन क्या था, अटेम्प्ट एनी 6 में आपको क्या करना है, एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। एंटी हाइपरटेंसिव जो कि आपने फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, यहाँ पर भी सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में भी कई बार पूछा जाता है, और हर एक स्टेट में पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 3 स्टार कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कहा देखो, एंटी हाइपरटेंशन ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी प्लस हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन आपको सबसे पहले समझना होगा कि हाइपरटेंशन मींस क्या होता है। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मींस कि बीपी क्या हो जाना, हाई हो जाना, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब जब कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। तो जो भी ड्रग आप ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज करोगे उसको बोल देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। आपको ये समझ में आया। अच्छा देखो स्टूडेंट, नॉर्मल रेंज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल रेंज की बात किया है ना, नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज आप सबको पता है, हमको पता है 120 होता है और 80 होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का ये रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे जो कहा कि हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई कब कहोगे, जब ये 120 से इंक्रीज करते करते 140 पहुंच जाए या उससे ज्यादा पहुंच जाए, और ये 80 से इंक्रीज करते करते 90 पहुंच जाए या उससे ज्यादा पहुंच जाए, तो उसको बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर यही हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन इसी को हुआ कि भाई नॉर्मल से बढ़ गया है, उसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक लाइन में यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ब्लड प्रेशर क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रही कि भाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, वैसे समझ लो प्रेशर क्या होता है। मान लो कि आपने एक कोई कंटेनर लिया है, ये मान लिया कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। पानी वाटर वो होता है ना, मोटर लगा होता है, तो मोटर में क्या होता है, पानी वहां से एक पाइप के थ्रू फ्लो होता है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा पाइप पे लगता है, और पाइप क्या होती है, फट जाती है, पंक्चर हो जाती है, कहीं से इसे फट जाएगा और पानी बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मतलब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इसके ऊपर, मतलब इसके अंदर की ओर ज्यादा प्रेशर लगा दिया, राइट। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो ज्यादा ये पाइप फटने के चांस होते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी वही है। द फोर्स मीन्स होता है प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, ये जो ब्लड इसके अंदर, ये आर्टरी है ना, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इसके इनर वॉल पे, अंदर की साइड में, बाहर से नहीं बेटा, याद रखना, बाहर से नहीं लगाना है आपको, अंदर से कितना प्रेशर लग रहा है, अंदर से, ठीक है ना। तो उसी की वजह से, बाहर से तो बहुत ज्यादा लग जाता है। मान लो ये हमारे हाथ की आर्टरी है, इसको जोर से प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। बट अंदर से अगर कहीं वो ज्यादा प्रेशर लगाया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, वो ये दिखाया गया कि ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आर्टरी है और ये पूरा आर्टरी का दिखाया गया है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, सारी चीजें होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कभी-कभी यहाँ से अलग से ही पूछ लेता है, ठीक है ना? तो क्या करना, अलग से भी पूछता है एक-एक करके, तो आप 1 मार्क के हिसाब से भी इसको मान के चलो। तो सबसे पहले है एस इनहिबिटर, एसीई। एसीई का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन, ठीक है ना? एंजियोटेंसिन और सी फॉर होता है कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग, और ई फॉर होता है एंजाइम, ठीक है ना? एंजाइम ये एक एक्चुअली क्या होता है, एंजियोटेंसिन एक एंजाइम होता है, तो क्या है ये, उसको कन्वर्ट करने का काम। एंजियोटेंसिन की वजह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, याद रखना। एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर हाई करवाता है, तो ये क्या करेंगे, उसको उसके रिवर्स में है, ठीक है ना? उसके रिवर्स में एंजियोटेंसिन को के रिवर्स में काम करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल, सबके लास्ट में प्रिल वर्ड आ रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे आ रहा है, तो आप कैसे करके आप याद कर लो, ठीक है ना? एम्लोप्रिल भी होता है, AMLOPRIL, ठीक है ना? एम्लोप्रिल बहुत सारे होता है, ऐसे कैप करके याद कर लेना, CAP, कैप्टोप्रिल, एम्लोप्रिल, और यहाँ पे रेमिप्रिल, ठीक है ना? कुछ भी कार करके याद कर लो तो आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन का एंटागोनिस्ट, जैसे कि आपको पता है एंजियोटेंसिन यहाँ पर भी था, तो लोसार्टन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कई बार पूछा गया, तो इसको ऐसे करके याद कर लो, FAN, ठीक है ना? फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नेफेडिपिन, ठीक है ना? याद कर लेना। डायूरेटिक, डायूरेटिक इसको बहुत आसान है, आपने इसको कहाँ पे पढ़े हो, डायूरेटिक वाले चैप्टर में पढ़े हो, तो आप वहां से भी इसको याद कर लेना। नहीं तो आप मिनिमम यहाँ से 2-3 एग्जांपल याद कर लो। फिरोसामाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोनोलेक्टोन कई बार पूछा गया है, ट्राइएम्ट्रिन, ऐसे भी करके आप याद कर लो, ठीक है? इथाकराइनिक एसिड, ये सारी चीजें आती हैं। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें सारे लॉल वाले आते हैं, याद कर लेना, मैप, ठीक है ना? MAP, मैप करके आप याद कर लो, या कैसे भी करके आप याद कर लो। तो मैप मीन्स मेटाप्रोलॉल और एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। कई बार अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें पैराजोसिन, टेराजोसिन, पेंटोलामाइन आता है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक, जिसमें क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा आता है। इसके अलावा 8वां नंबर का वाइसोडायलेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्ट्रियोलर और वेनुलर, मतलब एक सिर्फ आर्टरी पे काम करेगा और आर्टरी और वेन दोनों पे काम करेगा। तो यहाँ पे आर्टरी वाले में हाइड्रालजीन और मिनॉक्सिडिल आता है, ठीक है ना? ये मिनॉक्सिडिल वही है जो हेयर्स में काम आता है, आपने हेयर के लिए ट्रीटमेंट के लिए सुनते हो, ये वही मिनॉक्सिडिल है, और यहाँ पर भी ये काम आता है। इसके अलावा आर्ट्रियोलर एंड वेनुलर में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड पिनासिडिल। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो लंबी हुई तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, उसको आपको फिर दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। अब हाइपरटेंशन को यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। मेन क्लास में पूछा गया था, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी के केस में क्या गया, इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन ये है, इट डेवलप ओवर टाइम विदाउट ए स्पेसिफिक कॉज। यहाँ पे कोई कॉज नहीं हो सकता है, मान लो कब होगा, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, ठीक है ना? इन सब की वजह से ये होता है, इसका कोई अलग से कॉज नहीं है। बट सेकेंडरी वाले में क्या होते हैं, इसमें डिजीज की वजह से हो जाता है, किडनी डिजीज रहेगा, या थायराइड प्रॉब्लम रहेगा, या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? और भी यहाँ पे दिया हुआ, बट आप स्टार्टिंग के 2 ही याद रखो, और इसके बाद में अब आते हैं 1 का बी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट आर ओपॉइड एनाल्जेसिक्स? ओपॉइड एनाल्जेसिक्स क्या है, ठीक है ना? एनाल्जेसिक्स पहले आपको समझाऊंगा। राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ठीक है? तो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स याद रखो कि ये क्या होता है। एनाल्जेसिक्स मीन मतलब कि दर्द वाली गोलियां, पेन किलर, क्या? पेन किलर, आप याद रखो। तो पेन किलर ये है। अब कहने का मतलब ये कि ये दर्द को कम करेगा। अब कौन से दर्द को कम करेंगे, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पेन होते, बहुत ज्यादा पेन होते हैं, उनको ये उस पे काम करते, क्या? स्ट्रॉन्ग पेन, ठीक है ना? जैसे मान लो कि आप ऑपरेशन के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे, वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या लगता है, ऑपरेशन होता है, कट लगता है, सीजर करते हैं, डॉक्टर करते हैं, तो ज्यादा होता है, दिक्कत होती है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। बट इसका नाम ओपॉइड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ओपियम के प्लांट से मिलता है, अफीम के प्लांट से इसको ज्यादातर ऑब्टेन किया जाता था,
पहले से ही और अभी भी ऑब्टेन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना। इसका नाम है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के नाम से भी कभी पूछेगा तो इसी को बोलते हैं, यही है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना। नारकोटिक एनाल्जेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसमें मॉर्फिन के बारे में अब यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन भी पहले लिख दिया है। नेचुरली ऑब्टेन होने वाले, तो नेचुरली मतलब डायरेक्टली कहाँ से, ओपियम के प्लांट से मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं मॉर्फिन कोडीन इसके अंदर आता है। और इसके अलावा सेमी सिंथेटिक, अब आपको पता है कि यहाँ पे सेमी वर्ड लगा प्लस सिंथेटिक लगा है, तो केमिकली मॉडिफाइड फ्रॉम द नेचुरल, नेचुरली जो थे उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके केमिकल को चेंज किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन, हेरोइन, हेरोइन याद रखो, सबसे ज्यादा हेरोइन पूछा जाता है, हेरोइन आप याद रख लेना। और हेरोइन का नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल, एक बार ये पूछा गया था डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है ना। तो ये हेरोइन का दूसरा नाम है, याद रख लेना। उसके बाद में सिंथेटिक की, अब यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड आ गया, तो ये फुल्ली लैब मेड, लैब में इसको पूरी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नेचुरली चीजें नहीं रहेंगी, ये लैब के अंदर ही पूरा केमिकल ही रहेगा इसके अंदर, बट लाइक नेचुरल ऑपवर्ड, जैसे नेचुरली काम करते हैं उसके तरीके से काम, जैसे फेंटानिल, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल देखते होंगे मेडिकल पे बहुत ज्यादा मिलता है ट्रामाडोल। अल्ट्रासेट करके एक ब्रांड आता है, ULTRA, अल्ट्रासेट, इसको आप गूगल पे सर्च करोगे अभी आपको दिखा देगा कि अल्ट्रासेट के अंदर क्या है, ट्रामाडोल है, याद रख लेना, ठीक है ना। मॉर्फिन के बारे में पूछा गया वहां पे, तो मॉर्फिन को मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। मॉर्फिन को कहां से मिला गया, ओपियम से मिला, ऑब्टेन किया गया है। ये एल्कलॉइड नेचर का होता है। ओपियम से क्या होता है, वहां पे मिल्की एक्सीडेंट होता है। ओपियम के प्लांट को क्या होता है, जैसा बॉल जैसा होता है, ठीक है ना, उसका फ्रूट जो होता है ऐसा बॉल जैसा होता है, इससे यहाँ पे रहता है ग्रीन कलर का हल्का सा, और इस पे कट करते हैं, इस पे कट लगाएंगे तो यहाँ से मिल्क निकलता है, मिल्क निकलेगा, कट लगाएंगे तो मिल्क निकलता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मिल्की एक्सीड्यूट ऑफ अनराइप कैप्सूल, कच्चा रहता है अनराइप, ठीक है ना, थोड़ा कच्चा रहता है, ग्रीन कलर का हरा रहेगा तभी इसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। कहाँ से, पॉपे प्लांट जिसका नाम है पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम इसके अफीम के प्लांट का नाम है। और इसको क्लासिफाई किया गया है फेनेंथ्रीन ग्रुप में और बेंजो आइसोक्विनोलिन ग्रुप में। फेनेंथ्रीन वाले में अब देखो दो पार्ट में इसको कर दिया गया है, तो मॉर्फिन, कोडीन, थेपिन, इन सब में आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे पाइपावरिन, नोजस्केपिन, नार्सिन, सारी चीज आते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैंने बहुत डीप में बताया है, आप क्या करो मेन वर्ड याद कर लेना, जैसे दर्द में काम आता है, हाँ ठीक है, ये सीवियर पेन में काम आता है, ठीक है, लाइक विसरल पेन एंड पेन इन ट्रॉमा, सर्जरी वगैरह ट्रॉमा होता है उस समय विसरल पेन उसी को बोलते हैं। विसरल पेन मीन्स की जो हमारी इंटरनल ऑर्गन है उसमें जब होगा पेन होगा बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जैसे किडनी, लीवर, इन सब में होता है, ठीक है, स्टमक में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हाँ, इसको खाने के बाद में मॉर्फिन प्रोड्यूस यूफोरिया इन प्रेजेंस ऑफ पेन, इस पेन बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे तो आपको रिलीफ होगा, और अगर पेन नहीं है तो डिस्फोरिया होगा, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। और इट प्रोड्यूसेस स्लीप, डोज बढ़ाओगे मॉर्फिन खा के सो जाते हैं लोग, देखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या कर सकता है, ये डिप्रेस कर देता है, ठीक है, इतना ही याद रखो, बाकी ये दो पॉइंट है, उसका मैकेनिज्म दिया गया है, याद नहीं होगा तो डिप्रेशन कर लेना। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने का बहुत आसान तरीका होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स लिख दो और उसमें ड्रग को बता दो कि ड्रग क्या काम करता है। बॉडी पार्ट्स हो गए, सारे बॉडी पार्ट्स आपने लिख दिया, आप ड्रग को उठाओ, हर एक बॉडी पार्ट्स पे रखते जाओ, ड्रग को उठा करके हर एक बॉडी पार्ट्स पे रखते जाओ, क्या एक्शन आता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। प्यूपिल क्या करेगा, मतलब प्यूपिल कहाँ होता है, हमारी आंखों में होता है ना, जो आई के अंदर ब्लैक डार्क वाला होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो मॉर्फिन प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को, आंखों को छोटा कर देगा, ये हमारा आंख है, ये हमारी आईज है, आईज में एक बड़ा सा होता है एक छोटा सा ये होता है, इसको अंदर वाले को और छोटा कर देगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्यूपिल, तो इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। और ये छोटा होते 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 इतना छोटा हो जाएगा कि एकदम ये कैसा हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट पॉइंट बन जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, एकदम छोटा सा, तो उसी को बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। ये पिन पॉइंट प्यूपिल एकदम पिन पॉइंट एकदम पॉइंटेड बन जाएगा, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ एक डॉट दिखेगा ऐसा। और ये एमेटिक एक्शन स्मॉल डोज में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ओमिटिंग, इसको खाने से बाद में क्या होता है, ओमिटिंग हो जाता है। लार्ज डोज अगर आप ले लोगे तो रिवर्स एक्शन हो जाता है, ठीक है। एंटीटस्टिव मतलब कफ में यूज होता है, हाँ भाई कफ में इसको यूज कर सकते हैं।
और इसको खाने के बाद में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, मतलब आपको यूरिन जाना पड़ेगा। देखो ज़्यादातर जो नशेड़ी लोग रहते हैं उनकी पैंट गीली रहती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, ये डायूरेटिक इफेक्ट देता है, मतलब वॉशरूम बढ़ा देगा, यूरिन बढ़ा देता है। जीआईटी पे भी इसी तरीके से पेरिस्टालसिस क्या करता है, मूवमेंट को कम करता है। मॉर्फिन डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कभी-कभी साउंड भी आती है स्टमक से, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है क्योंकि वहाँ पे गैस वगैरह भी रिलीज होने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसे ये मूवमेंट को बोलते हैं, ऐसे फूड होता है ना, इस मूवमेंट को बोलते हैं, लहर की तरीके, जैसे पानी में लहरें उड़ती हैं ऐसे। और प्रोड्यूस करता है स्पाज्म ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल। इस इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को क्या करेगा, वहां पे स्पाज्म करेगा, उसको टाइट करेगा, हार्ड करेगा, सारी चीजें। सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर इसलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और सो फीसेस गेट ड्राइड। तो क्या होगा, फीसेस से, अब इंटेस्टाइन है, मान लो इंटेस्टाइन से क्या होगा, वाटर निकल गया, तो हमारा वॉशरूम कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वो सारी चीजें। और ऑल दीज इफेक्ट लीड टू द कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉशरूम क्या हो गया, ड्राई हो गया है। अब ये वॉशरूम बाहर नहीं आएगा इंटेस्टाइन से, क्योंकि ड्राई हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन इसी को तो बोलते हैं। तो मॉर्फिन ज्यादा यूज करोगे तो वॉशरूम में दिक्कत आ जाती है। बाइलियरी ट्रैक्ट क्या होता है, मॉर्फिन प्रोड्यूस स्पाज्म ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके पास में होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाइल, क्योंकि वहीं से सब आता है ना, बाइलियरी ट्रैक्ट, यहाँ पे नाम ही कि बाइलियरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, बाइल को कैरी करने वाला। अदर स्मूथ मसल पे भी देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 9 तक का एक्सप्लेन कर दिया, 9 तक का आप पढ़ के जाओ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1C, बायो अवेलेबिलिटी क्या है। व्हेन यू टेक ए मेडिसिन, नॉट ऑल ऑफ इट रीचेस योर ब्लड स्ट्रीम टू डू इट्स जॉब। देखो, हमने मेडिसिन खाया, अब वो मेडिसिन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है, मैंने भाई ऐसा रफली बॉडी बना देता हूँ मैं, तो बॉडी में जाना चाहिए, और बॉडी में जाने के बाद में हमारे ब्लड में जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, हमने खाया तो वो स्टमक में गया, और स्टमक से होते गए वो इंटेस्टाइन में जाएगा, पूरी बॉडी का चक्कर ऐसा लगाएगा, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ हमारे ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 100% नहीं जाते। अगर हमने 500 mg का खाया तो ये 500 mg नहीं जाएगा, ये 470 480 ऐसा ब्लड के अंदर पहुंचता है। बॉडी नहीं हम बोलेंगे, यहाँ पे ब्लड बोलेंगे, ठीक है ना। ब्लड में कितना पहुंचता है, इतना पहुंचता है, तो 30% कहाँ गया, 30 mg कहाँ गया, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब लास्ट में फाइनली कितना पहुंचा है, लास्ट में कितना पहुंचा, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। क्या लिखा है, बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एक्चुअली गेट इनटू योर ब्लड, ब्लड में कितना है, एंड कैन बी यूज योर बाय द योर बॉडी, बॉडी फिर अब उसको यूज करेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर एग्जांपल दे करके यहाँ पे समझा है, इफ यू टेक ए पिल सम ऑफ इट्स मे गेट लॉस, सम कुछ लॉस्ट हो जाएंगे स्टमक में, ब्रोकन डाउन इन द लीवर, लीवर में कुछ जाएगा, एंड नॉट एब्जॉर्बेबल, और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होते। दैट्स वाई सम मेडिसिन आर गिवन एज ए इंजेक्शन, इसलिए अब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन का क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। इंजेक्शन में स्टमक में नहीं जाना है, लीवर में नहीं जाना है, इंटेस्टाइन में नहीं जाना, सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाना है, तो इसीलिए वहां पे कोई वेस्ट नहीं होने वाला है। एक वहां पे और एक टॉपिक था बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हाउ द बॉडी चेंजेस ए ड्रग। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाना है, एक फॉर्म से दूसरे, वैसे बोलेंगे इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म याद रखो। बाय ये वर्ड आए, मेटाबॉलिज्म वर्ड आए या ये आए, दोनों का मीनिंग सेम है। once a drug in your body, your system needs to process it. Biotransformation is how your body changes or metabolize the drug so it can be removed। मतलब कि आपने ड्रग खाया तो ड्रग ये इजीली रिमूव नहीं होगा, हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारा जो रेक्टम है, हमारा जो किडनी है, वहां से रिमूव नहीं होता है डायरेक्टली, तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसी कन्वर्जन को ही बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इजीली ये रिमूव नहीं होता है। क्लियर हुई ये बात। अब देख लो, दिस मोस्टली हैपन इन द लीवर व्हेन स्पेशल एंजाइम ब्रेक द। अब ये लीवर में ज्यादातर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन ऑर्गन है लीवर ही है, ठीक है ना, इसलिए लीवर का सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर लीवर खराब रहेगा तो ड्रग हुआ या कोई और चीज होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, खाना भी नहीं खाया जाता है अगर लीवर में प्रॉब्लम हुआ तो।
अब देखो फिर से स्पेशल एंजाइम ब्रेक द ड्रग डाउन इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी पास थ्रू द यूरिन या स्टूल। मैंने पहले बताया हूँ, ठीक है ना। समटाइम्स दिस प्रोसेस मेक द ड्रग वीकर, समटाइम्स ड्रग वीक भी हो जाता है इसी के चक्कर में, बट इन सम केसेस इट एक्टिवेट द, अब सब कभी कभी क्या होते हैं वो एक्टिवेट भी होते हैं। अगर आपको वन लाइन में बताना है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या था, तो ब्लड में कितना अवेलेबल था वो है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन द ड्रग का, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ये भी क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन मतलब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर तो गया, बट वो कैसे बाहर आएगा, क्योंकि ड्रग एक पॉइजन है, और पॉइजन अगर बॉडी के अंदर परमानेंटली रह गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए वहां से उसको रिमूव करना पड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑर्गन दिया गया है वो है हमारा किडनी। किडनी क्या करता है, ड्रग को, मोस्टली जो ड्रग होते हैं उसको क्या करता है, ये रिमूव करने में हेल्प करता है। किडनी क्या काम करेगा, रिमूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब किडनी के यहाँ पे फंक्शन भी दिए गए, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जब आप एचएपी पढ़े होंगे थोड़ा सा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें सारी मैकेनिज्म दी जाती है, बट आप किडनी ही याद रखो, बाद में मैं बता दूंगा आपको कैसे इसको याद करना है। अभी फिलहाल के लिए आप क्या याद करेंगे, किडनी, इट इज द मेन चैनल ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग आर एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी, ठीक है ना, बाय द थ्री मैकेनिज्म। खाली आप याद कर लो इसके हेडिंग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। मैं बताता हूं, अभी जैसे टॉपिक खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करने का ट्रिक बताऊंगा। दूसरा है लंग्स। अब लंग्स से क्या होता है, एल्कोहल्स एंड वोलेटाइल, क्या है यहाँ पे, जनरल एनेस्थेटिक्स, जो एनेस्थेशिया वाली ड्रग होते हैं, जैसे ईथर, हेलोथेन होते हैं, जो ऑपरेशन के टाइम पे ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वो कहाँ से भाई, क्योंकि ये गैस है, ठीक है ना, वोलेटाइल है, ये क्या होगा, वेपर इसका बन जाएगा, वेपराइज हो जाएंगे, हवा में ये भाप बन के उड़ने लगेंगे। तो अब भाप किधर जाता है, देखो यहाँ पे कोई चीज बॉयल कर रहे हो, यहाँ से वेपर निकल रहा है, तो नीचे तो जाएगा नहीं वेपर, वेपर ऑलवेज ऊपर की ओर आता है। तो हमारी बॉडी का पार्ट्स है, और ये लंग्स कहाँ है, हमारे अपर पार्ट में है। लंग्स कहाँ पे होता है, अपर पार्ट में होता है, इसलिए लंग्स के पास से ये रिलीज होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो फिर वहां से बाहर आ जाते हैं। फीसेस के थ्रू जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे स्टूल है, जैसे क्या होते हैं, परगेटिव लाइक सेना और कस्कारा। सेना और कस्कारा ये क्या होते हैं, ज्यादातर क्या परगेटिव, ये लूज मोशन को स्टार्ट, मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो क्या हो गया था, वेस्ट मटेरियल हमारा इंटेस्टाइन में स्टॉप हो गया था, वहां पे हार्ड हो गया था। बट ये जब परगेटिव लिया तो ये थोड़ा लूज हो गया, लूज होगा तो इजीली रिमूव होगा। तो ये इसी हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ में ही, फीसेस के साथ में ही ये सेना और कस्कारा रिमूव होते हैं। समझ में आई होगी बात। अब बाइल, बाइल भी देख लो, ड्रग्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल से, ठीक है ना। तो इस एक हेडिंग ये भी हो गया। और उसके बाद में जो होता है वो स्किन, स्किन से बहुत सारे ड्रग रिमूव होते हैं। मेटल लाइक आर्सेनिक एंड मर्करी आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्किन। यहाँ पे कुछ मेटेलिक कंपाउंड के बारे में बताया गया है, जैसे क्या है, आर्सेनिक और मर्करी हो गया। उसके बाद में सलाइवा, सलाइवा से देखो, क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवा, और सलाइवा से रिलीज होता है, यहाँ से एक्सक्रीट होता है, जैसे आयोडीन और लिथियम थ्रू द सलाइवा, याद रखो। उसके बाद में मिल्क, मिल्क होता है ना, जैसे मदर है, मदर बच्चे को मिल्क फीड करवा रही है, वहां पे दूध पिला रही है, तो क्या होते हैं, कुछ ड्रग बॉडी से होते हुए उसमें भी आ जाते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, इसलिए वहां पे जब बच्चे को क्या करते हैं, जो दूध पिलाते हैं, तो उस टाइम पे, उस टाइम ड्यूरेशन पे डॉक्टर पूछता है प्रेग्नेंट है, कैसा है, बच्चा है, नहीं है ना। तो उसकी वजह से, क्योंकि ड्रग क्या आ जाता है, मिल्क में आ जाता है, और वो मिल्क अगर बच्चा रिसीव करेगा मदर से, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है, कितने लोग फेसबुक पर एसएमएस करते हैं, तो सबका मैंने लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितने मतलब किडनी, किडनी आपको बताया हो ना, कैसे याद करोगे, लोग, लोग मतलब याद कर लेना लंग्स, ठीक है ना। फेस मतलब अभी आया था फीसेस, एक वर्ड आया था फीसेस, ठीक है ना। और यहाँ पे बुक मतलब याद कर लो बाइल,
इसका कोई मीनिंग नहीं है और यहाँ पे कोई नहीं। SMS, एस मतलब याद कर लो एक स्किन याद कर लो, और M फॉर याद कर लो मिल्क, ये याद हो जाएगा आपको। और फिर अगेन S आ रहा है सलाइवा, सलाइवा, ठीक है ना। तो कितना आसानी से आपको मैंने याद भी करवा दिया। कितने लोग फेसबुक पर SMS करते हैं, ये आपको ट्रिक याद हो गया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 1D डिफाइन कीमोथेरेपी को डिफाइन करना है आपको, और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और इसके बाद में एक्सप्लेन ड्रग कॉम्बिनेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसमें भाई 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है। तो कीमोथेरेपी देख लो। कीमोथेरेपी इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का यूज करके ड्रग को किसी डिजीज को ट्रीट करना, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। यहाँ पे जो मेन डिजीज है उसका नाम दिया गया है कैंसर। वैसे अदर भी दूसरे डिजीज होते हैं, वहां पर भी कीमोथेरेपी चलती है, बट स्पेशली जो फेमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बताया जा रहा है और बुक्स के अंदर जो ज्यादा मिलता है वो है कैंसर के बारे में। कीमोथेरेपी कहीं भी वर्ड आता तो उसके लिए कैंसर याद रखना। एंड इन्फेक्शियस डिजीज, और भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे मलेरिया भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप ट्यूबरकुलोसिस भी, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा एंटीवायरल, एंटी फंगल, बहुत सारे इसके अंदर आप लिख सकते हो। सारे इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन होता है, फैलता है, उसके लिए। सो एज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना हमारा मेन मकसद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। बॉडी को हमको, हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करना है, सिर्फ वो जो बाहर का पैथोजेन वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर गया है उसी को हमको डैमेज करना होता है, उसी को डिस्ट्रॉय करना होता है। एग्जाम्पल कौन से कीमोथेरेपी, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, बहुत सारे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है तो ये भी देख लो। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे यूज फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे पेनिसिलिन, और एथ्रोमाइसिन यूज फॉर द टॉपिकल बैसिट्रेसिन। इसके बाद में इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे यूज सिस्टमिक, यहाँ पर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए है पैरोमोमाइसिन, ठीक है ना। इफेक्टिव थर्ड पॉइंट आते हैं, और इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर भी 2 आ जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन, यहाँ पे सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन और कार्बेनिसिलिन, ठीक है ना। आप 2 ही याद कर लेना, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूज फॉर द टॉपिकल के लिए नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन, ठीक है। 4th नंबर की बात करेंगे तो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे क्या है, रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। और 5th नंबर में इफेक्टिव अगेंस्ट एसिड फास्ट बैसिलस जैसे रिफैम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सारी चीजें आपने देखा। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था, एक्सप्लेन द ड्रग कॉम्बिनेशन। तो ड्रग कॉम्बिनेशन मतलब कि जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग आपस में कंबाइन करके किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग कॉम्बिनेशन। जैसे रेसिस्टेंट टू एंटी टीबी ड्रग इज डेवलप क्विकली इफ यूज एज अ सिंगल ड्रग। अगर सिंगल ड्रग यूज करते करते तो नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी रिड्यूसेस बैक्टीरियल लोड इफेक्टिवली एंड क्विकली, ठीक है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी गिव्स सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब एक साथ इफेक्ट देगा। भाई कॉम्बिनेशन है, 2 ड्रग आपस में मिल करके अब तीसरा ड्रग बना रहे हैं तो ज्यादा भाई ये क्या होगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देगा। और इसमें क्या होगा, साइड इफेक्ट आर लेसर। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर साइड इफेक्ट कम होते हैं जब कॉम्बिनेशन में करते हैं, वैसे रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, ठीक है। 1E की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक क्या है, गिव 2 एग्जांपल, राइट द यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। देखो लोकल एनेस्थेसिया, सबसे पहले हम लोग बात समझेंगे कि एनेस्थेसिया क्या होता है। एनेस्थेसिया क्या है भाई, ये देखो एनेस्थेसिया मीन्स होता है वैसे सुन करना। क्या सुन होती है, बॉडी सुन किया जाता है। मान लो थोड़ा सा किसी के दांत निकालने हैं, कभी कहीं कट हो गया, ऑपरेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट, ये ड्रग है, ये क्या करते हैं, व्हेन अप्लाइड
or injected block the conduction as well as generation of impulse in localized area and bring reversible loss of sensation without affecting the degree of consciousness। देखो भाई बहुत लंबा डेफिनेशन इसमें लिख दिया है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोकली इफेक्ट लोकल अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो कि कहीं सुन करना है तो वहां पे छोटे पार्ट में, इसका नाम ही है लोकल। लोकल किसको बोलते हो? जैसे मान लो कि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें किसी एक लड़के को आपने बुलाया तो आप क्या बोलते हो? भाई ये लोकल है, यहीं का रहने वाला है, दूर का रहने वाला नहीं। मतलब एक बड़े पार्ट में एक छोटा सा कोई पार्ट, ठीक है ना, उसको लोकल बोलते हो। तो इसके लिए इसको लोकल कहा गया क्योंकि ये पूरे बॉडी में नहीं, किसी एक छोटे पार्ट्स में अप्लाई किया जाएगा या इंजेक्ट किया जाएगा तो ये ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करेगा मतलब कि देखो पूरे बॉडी में एक दूसरे से सारे पार्ट्स कनेक्टेड है ना, हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो यहीं पे ब्लॉक कर दो। मान लो कि हमारा, थोड़ा और बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या होता है, ये हमारा बॉडी है, हमारा हेड यहाँ पे है, हमारे हाथ यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पैर है हमारा। तो क्या होता है, हमको यहाँ पे ऑपरेशन करवाना है तो ये क्या करेगा, इस पे हम अप्लाई कर देंगे तो ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। अब इसका मैसेज हमारे ब्रेन को नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये सिग्नल आ रहा था, सिग्नल या इम्पल्स आ रहा है, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लॉक हो गया। सिग्नल ये हमारे ब्रेन को जाएगा नहीं, जब हमारे ब्रेन को नहीं जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। हम आंखों से देखेंगे लेकिन कहीं पे कोई एक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है ये। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, ब्रिंग रिवर्सिबल लॉस। भाई ये रिवर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने दवा लगाया तो परमानेंटली हो गया, नहीं, ये थोड़े टाइम के बाद इसका इफेक्ट कम होना चाहिए, फिर से हमारे ब्रेन में सारी चीजें, सारे मैसेज जाना चाहिए। उस टाइम पे नहीं चाहिए लेकिन बाद में पता चल रहा है कि हमारा हाथ मूव कर रहा है या कुछ और ही हो गया, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया, कोकेन, प्रोकेन, ये सारे केन वाले जो भी आते हैं सब ये किस में आते हैं, इसी के अंदर लोकल एनेस्थेटिक आते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दो ही पूछा था, मैंने ज्यादा ही लिख दिया यहाँ पे, कोकेन, प्रोकेन, एमिथोकेन, टेट्राकेन, लिग्नोकेन, बहुत सारे केन आते हैं। तो केन के लिए आप याद कर लेना, कोकेन यहाँ पे आ जाएगा, वो जो पहले हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज आप कहाँ पे यूज करेंगे भाई, टू रिड्यूस पेन एंड ईचिंग ऑफ अल्सर। जहां भी ईचिंग अल्सर वगैरह होता है, देखो कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, सुन कर देता है वहां पे। टू एनेस्थेसाइज कॉर्नियल सरफेस, आंखों के लिए कॉर्निया जो होता है उसमें। और म्यूकोसल माउथ में, माउथ का अगर कुछ दांत वगैरह निकालना है, नोज में, फायरिंग्स में, लेरिंग्स में, बहुत सारे पार्ट्स में आप यूज कर सकते हो। इट इज यूज फॉर द माइनर सर्जरी, मैंने बताया ना आपको, माइनर माइनर थोड़ा। एंड रिमूवल ऑफ सिस्ट, कहीं गांठ वगैरह बॉडी के अंदर बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, गांठ बोलते हैं उसको, तो उसको रिमूव करने में, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर द गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल में भी इसको यूज करते हैं। डेंटल में आपको बता ही दिया, तो दांत निकालने वाले जितने भी डॉक्टर रहते हैं ये यही यूज करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ही यूज करते हैं। उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक आर आल्सो यूज ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ आईवी डिवाइस, कहीं इंजेक्शन लगाना है, बहुत दर्द हो रहा है तो वहां भी थोड़ा सा स्प्रे लगा देते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का। सच एज पेस मेकर में भी, इम्प्लांटेबल डिफाइब्रिलेटर एंड पोर्ट्स, मतलब इन सब में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और वन का एफ क्या दिया है, व्हाट आर यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, गिव एग्जांपल। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखो यहाँ पे अब बात करेगा स्टूडेंट क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये आपने थोड़ा सा पढ़े होंगे एचएपी, अगर आपका अच्छा होगा तो मेडुला और ये कॉर्टेक्स दो पार्ट होते हैं। तो बट ये यहाँ पे जो बात कर रहा है कॉर्टिको, मतलब कॉर्टेक्स वाले, आउटर कॉर्टेक्स होता है, मान लो ये एड्रिनल ग्लैंड है तो आउटर साइड में कॉर्टेक्स होगा, अंदर के साइड में मेडुला होगा, उसकी बात कर रहा है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, ये हार्मोन है प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी क्या है, ये ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से उसके ऊपर कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करेगी, एक इसके पास में मैसेंजर होता है जिसका नाम है ACTH। ACTH को बोलती है जाओ इसको बोलो कि ये रिलीज करे, ठीक है ना। ACTH आता है, ACTH का फुल फॉर्म क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है, इसको बोलता है भाई अब तुम अपना काम चालू कर दो, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करो, उसको बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एक क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये देखो स्टेरॉइड आपने बहुत सुना होगा, स्टेरॉइड ड्रग, स्टेरॉइड वही स्टेरॉइड हार्मोन है, और सिंथेटिक एनालॉग ऑफ दिस हार्मोन एंड आल्सो अवेलेबल।
अब यहाँ पे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के होते हैं, 2 मेन क्लासेस होते हैं। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको देखो इसमें वर्ड ही आ रहा है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज के को मेंटेन करेगा अपने बॉडी के अंदर। एंड मिनरलो, मिनरलो मतलब मिनरल्स, मिनरल होता है ना मिनरल वाटर, तो उसके अंदर जो मिनरल होता है अपने बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने का काम और ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम ये यहाँ से करवाएगा। Are involved in a wide range of the physiological process including stress response, immune response and regulation। इन सब में बात कर रहा है। इन्फ्लामेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपको बताया, क्योंकि ग्लूकोज हो या कार्बोहाइड्रेट हो ये सब देखो उसके मेटाबॉलिज्म में ही पहले आपको बता दिया। एंड ब्लड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मिनरल्स भी आपको मैंने बता दिया, तो इन सब में ये पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, दीज आर द मेनली यूज एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इन क्रोनिक अस्थमा एंड बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसके केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सेवरल इमरजेंसी सिचुएशन में भी। एग्जाम्पल देख लो, कॉर्टिसोल, ठीक है ना, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन, ये प्रेडनिसोलोन, ये डेक्सोमेथासोन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टैबलेट आती हैं इन सब के, ठीक है ना, इन सब का यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट थोड़ा सा है इसमें, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। स्टेरॉइड ड्रग यूज़ करो तो देखो बीपी बढ़ा रहता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जो हमारे बोन है वो वीक हो जाते हैं, और हाइपर एसिडिटी, हेयर लॉस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे एक था, राइट ए नोट ऑन थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड होती है हमारे नेक के अंदर, हमारे नेक में क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वहां से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑन द थ्रोट, हमारे जो नेक में होता है वहां पे। टू सिमेट्रिकल लेटरल लोब, मतलब दोनों साइड में, ऐसा नहीं कि दोनों साइड में, ये हमारा नेक है तो नेक के आधा इधर, मतलब आधा आधा, ठीक है ना। सिमेट्रिकल होता है, लेटरल लोब होता है वन ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड में, ये हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया आपको गर्दन पे आप हाथ डालो तो आपको पता चलेगा, जो ये बोन पार्ट होता है इसी को ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक में, आपको मैंने गर्दन बोला है, नेक में, ठीक है ना। और ज्वाइंट बाय द ए थिन पोर्शन थायराइड टिश्यू, जिसको इस्थमस कहते हैं। ये दोनों जो लोब थे, ये दोनों लोब आपस में किसी से जुड़े हुए, जिसको इस्थमस के नाम से जानते हैं, ये इस्थमस हो गया। द थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज टू इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको T4 थायरोक्सिन या ट्राईआयोडोथर्मोन T3 के नाम से जानते हैं। अबाउट 90% ऑफ द बॉडी आयोडीन इज प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में आयोडीन होता है वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल फॉर किसके लिए, मेंटल एंड फिजिकल के लिए इस सब में यूज होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर बनाने में, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में, सब में ये यूज होता है, आप याद कर लेना। इसके अलावा और थायरोक्सिन एंड लिवोथायरोक्सिन आर यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर घेंगा जिसको बोलते हैं, मिक्सोडीमा, ठीक है ना, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आयोडीन कमी हो तो सारे डिजीज हो सकते हैं। 1 का जी देख लो स्टूडेंट, डिफाइन एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक क्या है, तो ओमिटिंग में यूज होने वाले ड्रग को ही बोलते हैं एंटी एमेटिक। एमेटिक मतलब तो ओमिटिंग, उल्टी होती है ना, उसको बोलते हैं। तो जो भी ड्रग उल्टी के केस में उल्टी को ट्रीट करने में काम आता है उसको एंटी एमेटिक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है, फिनोथायजीन, जिसका एग्जांपल यहाँ क्लोरप्रोमाजीन है, और हायोसिन, मैग्नेजीन, प्रोमेथाजीन, डोमपेरिडोन। देखो पैंडी वैंडी करके आता है ना, पैंडी उसमें लिखा रहता है, पैंडी आपने मेडिकल पे नाम सुना होगा, ओमिडी, पैंडी। तो डी में क्या है, डी का फुल फॉर्म यही होता है, डोमपेरिडोन। आप अब जाकर के पूछना मेडिकल वाले से, या बच्चा का में वोमिटिंग कर रहा है तो वहां पे उसको ये दिया जाता है, ओंडेंसेट्रॉन दिया जाता है, ओंडेंसेट्रॉन या ग्रेनीसेट्रॉन करके होता है। ये भी प्रोमेथाजीन किसमें, जब ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में भी ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग की वजह से भी वोमिटिंग होती है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन देख लो यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इसके अंदर आता है H2 एंटीहिस्टामिनिक, सारे एग्जांपल देख लो, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सारी चीजें आता है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गया, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आता है, सारी चीजें आप याद कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ एंड, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लगभग 40 मिनट की वीडियो हो गई है। अब इसका पार्ट 2 भी इसी यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरे लेक्चर में। तो आप इसको देखना मत भूलना। अगर यहाँ तक कि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, और सबको बोलो कि हाँ सर ये चैनल पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, आपको मैंने इसका आंसर की बात की थी, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है वसीम फार्मा स्टडी, वहाँ भी मिलेगा। वसीम फार्मा स्टडी के नाम से टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं तो नोट कर लो, वसीम फार्मा स्टडी ये नाम से आपको 2 चैनल मिलेगा, दोनों मेरा ही है, बट जिस पे एक पे डीपी लगा होगा, एक पे डीपी लगा होगा, उस पे देखना, उस पे जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप ये नंबर पे आप मैसेज कर दो 8756534094, इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आप बताएंगे अपने बारे में कि आपको नंबर हमारा कहाँ से मिला, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।